नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल एंड आइडिया पिच से। देखो, फर्स्ट आर्टिकल रहेगा लैंड क्वेश्चन। इसमें देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी कैबिनेट के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है, जिसके तहत सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंडर में जो भी लैंड्स अवेलेबल है, मतलब सरकारी कंपनियों के पास में जो भी ज़मीनें अवेलेबल हैं उनको यूज़ किया जाएगा। तो उसके लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन NLMC ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मायने हैं, ये जानेंगे। दूसरा कि यूपी में अभी इलेक्शंस हो गए, पर वहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो ये स्ट्रे कैटल्स, मतलब जो ये आप देखते हो ना, गाय बुल्स और ये सारे स्ट्रीट्स में घूमते रहते हैं फ्रीली, तो उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है और क्यों ये स्ट्रे कैटल्स की पॉपुलेशन है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो ये तो चलो ठीक है, यूपी स्पेसिफिक है, ये चीज़ आप अर्बन एरियाज़ में हर कहीं पे देख पाओगे। तो ऐसे में एडिटर हैं, कुछ सजेशन दे रहे हैं, हो सकता है उन सजेशंस को लेकर के हमें कोई इशू हो, बट वही है, एक बार हम नज़र ज़रूर डालेंगे इस पर। फिर उसके बाद में दो आर्टिकल्स हैं, दोनों यूक्रेन के बाद में हमारे यहाँ पर फार्मर्स को क्या बेनिफिट हो सकता है यूक्रेन क्राइसिस से, वो देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि ये जो वॉर था यूक्रेन वाला, ये अवॉइडेबल वॉर था, पर इसमें भी जो है लड़ाई बढ़ चुकी है। तो इंडिया के लिए क्या लर्निंग्स है, एक बार हम इस पर नज़र डालेंगे। एक आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जिस तरीके से इंडिया की एक मिसाइल जो है वो मिसगाइड होती हुई माल फंक्शन कर गई और जाकर के पाकिस्तानी टेरिटरी में हिट कर दिया उसने। वो बात ठीक है, उसके साथ में कोई वॉर, एक कहता है ना कि उसका वॉरलॉर्ड नहीं था, दैट मीन्स उसमें कोई वेपन डिप्लॉयड नहीं था, तो उसकी वजह से एस्केलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदू का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको हम देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कि गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया जा चुका है कि अब एक नई एंटिटी क्रिएट की जाएगी जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसमें काम क्या होगा कि जो सरकारी कंपनियां हैं, किसकी, केंद्र सरकार की, जिनको हम बोलते हैं CPSC, सेंट्रल पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेज, ठीक है, उनके अंडर में जो भी ज़मीनें हैं, सरप्लस में जो भी ज़मीनें हैं जो कि यूज़ ही नहीं हो रही हैं, या फिर सरकारी एजेंसीज़ के पास में कोई भी ऐसी ज़मीनें वो की काम ही नहीं आ रही है, उनको मोनेटाइज करना, मतलब उनको एक तरीके से उनकी बिडिंग करना, लीज पे देना, बेचने की ज़रूरत पड़े तो बेची भी जा पाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि लैंड होल्डिंग जो है वो जो कि यूजलेस है, या तो अनयूज्ड है या अंडर यूज्ड है या फिर नो कोर एसेट, दैट मीन्स कि बस ज़रूरत तो इतनी सी ज़मीन की है पर एक्सेस में बहुत सारी ज़मीन है वो खाली पड़ी है। तो होता क्या है, हमारे देश में आपको पता है वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 17% पॉपुलेशन रिजाइड करती है। अगर दूसरी तरफ देखें तो वर्ल्ड का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का लगभग 2.25% इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है। तो इस केस में आप समझ सकते हो कि ज़मीन पर कितना प्रेशर है। और दूसरी तरफ हम देखें, ज़मीनें जो हैं सरकारी दफ्तरों में के आसपास में खाली पड़ी रहती है, तो उन ज़मीनों को यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि जो प्रेशर है लैंड पे वो कम किया जा सकता है, और जो महंगाई है ज़मीनों की उसको भी कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, और इसमें फ़ायदा क्या क्या होगा वो देखो। नंबर 1, एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव एक इन्वेंट्री का मतलब पूरी लिस्टिंग हो पाएगी कि वाकई में सरकार के पास में कितनी तो ज़मीनें हैं। अब जब ये पता पड़ जाएगा कि ज़मीनें कितनी हैं, तो उनका आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन सी अनयूज्ड है, कौन सी अंडर यूज्ड है। तो ऐसे में जो सरप्लस लैंड है, ज़्यादा जो ज़मीन है जो सरकार के काम नहीं आ रही, उसको मोनेटाइज किया जा पाएगा। इससे क्या होगा, सबसे पहली चीज़ तो सरकार के पास में प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि आपको कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना हो तो उससे पहले आपके पास में स्टार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। दूसरी, जब ज़मीनों का आपके पास में डेटा प्रॉपर अवेलेबल होगा तो आप ज्योग्राफिकली भी उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फला स्टेट में इस जगह पे इतनी ज़मीन हमारे पास में एक्स्ट्रा अवेलेबल है, और प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन हो जाएगा, तो जो लीगैलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। और साथ में उन ज़मीनों के टाइटल्स भी फिक्स हो पाएंगे कि हाँ भाई, ये किस डिपार्टमेंट में, किस मिनिस्ट्री की ये ज़मीन है, ठीक है। तो एक क्लैरिटी लेकर के आएगा अपने आप में। तो पहला पॉइंट तो हो गया ये। दूसरा फ़ायदा क्या होगा
कि पब्लिक सेक्टर एंटिटीज जिनके पास में बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कि यूज़ नहीं है, अंडर यूज्ड है, अनयूज्ड हैं, उनको हम अगर यूज़ कर लेंगे तो सरकार को भी तो कितना फ़ायदा होगा। देखो, अगर रेलवे मिनिस्ट्री की बात करें तो रेलवेज के अंडर में लगभग 1.25 लाख एकड़ ज़मीन है जो कि अनयूज्ड है, वैकेंट पड़ी है, बस केवल इतना है कि आज ही रेलवे की ज़मीन है। सेम चीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ बताई जा रही है। तो इन सारी ज़मीनों को अगर कोलेट कर दे, दैट मीन्स इकट्ठा कर लिया जाए एक सिंगल एंटिटी के तौर पे, तो सोचो मोनेटाइजेशन का कितना एफिशिएंटली एक ड्राइव कि हाँ जी हमारे पास में ये ज़मीनें यहाँ पर अवेलेबल है और ये सारी डिटेल हमारे पास में, आप बोलो कितना क्या दे दोगे सरकार को इसके बदले में। तो ऐसे में क्या होगा कि एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। ये दूसरा पॉइंट। फिर आ जाओ तीसरे पे कि जब मोनेटाइजेशन की तरफ सरकार जा रही है तो सरकार के पास में एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट करने का मौका आएगा। इससे क्या है कि आज अगर देखें तो सरकार ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वो ही मेन लीडिंग रोल प्ले कर रहा है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में। तो कितना बेनिफिट होगा। एक तरफ हम कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट है, डिसइन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए, सरकार को प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करना चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत है। उन रिफॉर्म्स में से एक ये भी है। चौथा जो फायदा होगा वो ये कि जब सरप्लस ज़मीन की ऑक्शनिंग होगी या बिडिंग होगी तो इससे क्या होगा, ज़मीन की सप्लाई बढ़ेगी। अब सप्लाई आपको पता है बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, डिमांड बनी हुई है, सप्लाई बढ़ गई तो प्राइसेस हैं वो कंट्रोल में लाए जा सकते हैं। तो ज़मीनों के जो भाव आसमान छू रहे हैं, स्काई रॉकेटिंग हो रहे हैं, उनको कंट्रोल में लाना पॉसिबल होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक तरीके की लैंड स्कैरसिटी, जमीन की कमी देखी जाती है, दैट इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। मतलब देखा जाए तो जमीन बहुत है पर फिर भी ये महसूस किया जाता है कि कमी है। तो इस तरीके से बोला 4 फायदे हो जाएंगे। तो ये फायदे हो गए। अब बात ये है कि क्या ये लैंड मोनेटाइजेशन, जमीनों का जिस तरीके से उपयोग सरकार करना चाह रही है, क्या ये इतना आसान होगा? जी बिल्कुल नहीं। इट विल बी ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्योंकि एक तो क्या है कि आपको ज़मीनों को अलग अलग एरियाज में से आइडेंटिफाई करना है, फिर पिक करना है। तो उसके लिए देखो सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान रखा, इसीलिए एक सेपरेट एंटिटी स्टैब्लिश कर दी। ऐसा नहीं कि हाँ जी सरकारी एजेंसी जी कोई कर रही है, एक सेपरेट एंटिटी स्टैब्लिश की। और सेपरेट एंटिटी में भी केवल सरकारी नुमाइंदे ही नहीं बैठेंगे, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड स्किल्स और एक्सपर्टाइज, जो इंडिविजुअल रियल एस्टेट में एक्सपर्टाइज रखते हैं प्राइवेट सेक्टर के, उनको भी पार्टिसिपेशन का पूरा मौका मिलेगा। जिससे क्या होगा, प्रॉपर मार्केट रिसर्च हो पाएगी कि भाई भाव कितने हैं ज़मीन के। दूसरा, लीगल डिलीजेंस, दैट मीन्स कि हाँ भाई कहाँ पर कौन सा कानून अप्लाई है, कहाँ पर कोई लिटिगेशन तो फंसी हुई नहीं है। वैल्यूएशन करना, मास्टर प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर मैनेजमेंट लैंड का, ये सारी चीज़ें कौन कर पाएगा इजीली? जिसने प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी इस तरीके के काम किए हैं। क्योंकि ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से एक्सपर्टाइज को ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ और इश्यूज है जो कि फंसे पड़े रहेंगे। एक तो क्या है कि ज़मीन सरकारी जो भी कंपनी है या फिर सरकारी एजेंसीज है उनके पास में एक्स्ट्रा कितनी है, इसको मेज़र करना ही अपने आप में कंटेंशियस इशू रहने वाला है। ये कहीं ना कहीं एक कहता है ना ट्रिकी इशू रहने वाला है कि भाई मिनिस्ट्रीज के बीच में भी हो सकता है ना कि हाँ जी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। इधर तो बोले रेलवे मिनिस्ट्री, इधर डिफेंस मिनिस्ट्री, दोनों के बीच में आ जाए कि जी हाँ ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन हमारी है, लड़ाई होगी दोनों के बीच में। तो उसको प्रॉपरली डिमार्केट करना ये एक चैलेंज रहने वाला है। दूसरा क्या है कि आपने जो कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया है उसमें आप टाइटल्स भी तो फिक्स करोगे ना ज़मीनों के, तभी तो जाकर के उनका आप ऑक्शन या फिर बिडिंग करवा पाओगे। तो उसमें भी कहीं ना कहीं लिटिगेशंस, मान लो किसी ज़मीन में ऑलरेडी लिटिगेशन चल रहे हैं कि कानून का कोर्ट के चक्कर चल रहे हैं, तो उस केस में कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ऐसी ज़मीनों की तरफ इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। तीसरा चैलेंज क्या हो सकता है कि जो एनक्रोचमेंट है, कई बार क्या होता है सरकार है वो अपनी ज़मीन को या फिर कई बार अपने प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए ज़मीनें बढ़ाती है खुद भी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर रखा है, वो भी क्या है ज़मीनों को धीरे धीरे करते करते एक्सपेंड करते चले जाते हैं, अतिक्रमण करते चले जाते हैं। तो उसको आप कैसे क्लियर कराओगे? जबकि नॉर्मली कंडीशंस में देखा जाए तो एनक्रोचमेंट क्लियर करना कितना माथापच्ची वाला काम रहता है सरकार के लिए। तो बोले ये 3 मेन इश्यूज रहने वाले हैं। पर वही बात है कि हमने जब सोच ही लिया है और
ये टारगेट की ज़रूरत भी थी कि लैंड रिफॉर्म्स हमारे वहाँ पर लाए जाएं, तो उसका एक पार्ट ये भी है। इससे क्या है, सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्शन भी आएगा और जो एक आर्टिफिशियल लैंड स्कैर्सिटी का इशू है वो भी हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो बात ऐसी है कि ये जो कॉमन पब्लिक गुड्स हैं इनको मैनेज करना हमारी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी तरफ ये सही कदम है। अब देखते हैं कि किस तरीके से एक इफेक्टिव मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ पाएंगे आने वाले टाइम पे। तो ये आर्टिकल था लैंड मोनेटाइजेशन से संबंधित। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बुल्स आई। देखो अभी इलेक्शंस हुए हैं यूपी के, आपको पता है बीजेपी फिर से आई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जब इलेक्शन कैंपेन किए थे तो उन्होंने एक चीज़ को एड्रेस किया था, वो था स्ट्रे कैटल्स की जो प्रॉब्लम है वो। देखो यूपी में माना जाता है कि अभी तक एस्टिमेट ये है कि लगभग 19 मिलियन, लगभग 2 करोड़ के लगभग कैटल्स हैं। दैट मीन्स गायें हैं या फिर गायों से संबंधित सांड है, बुल है या उनके बछड़े हैं, वो सारे। तो ऐसे में इतनी पॉपुलेशन वहाँ पर है। अब आप देखो कि फार्मर्स हैं वो एक काऊ को कितने साल तक रखते हैं, जब तक वो 5 से 6 बछड़ों को जन्म देती है। मतलब ये हो गया कि एक गाय को एक फार्मर 7 से 8 साल तक रखता है, जब तक कि वो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा दे दे। मतलब ये कि जितना चारा दिया जा रहा है उससे ज़्यादा वो मिल्क प्रोडक्शन के थ्रू फार्मर को अर्निंग करवा दे। जब तक फ़ायदे का सौदा है तब तक गाय को रखा जाता है और फिर उस गाय को छोड़ दिया जाता है फ्रीली, और वही फिर क्या बन जाते हैं, स्ट्रे कैटल्स। दूसरी तरफ मेल कैटल की बात करें, जिसको सांडिया हम बुल बोलते हैं, तो वहाँ पर बैल बोलते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आज जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रैक्टर, हार्वेस्टिंग कंबाइन थ्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल, डीजल इंजन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये हमने यूज़ कर लिया है, तो ऐसे में आज बुल्स की रेलेवेंस बिल्कुल भी नहीं रह पा रही है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो हम देखो पर्शियन व्हील से पानी डाला करते थे खेतों में, या फिर मान लो मकान भी कंस्ट्रक्ट किया जाता था तो चूने को तोड़ने के लिए जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको रोटेट कराने के लिए बुल्स का यूज़ होता था। इतनी बहुत सारी यूटिलिटी हुआ करती थी, बट आज वो यूटिलिटीज़ है नहीं, तो ऐसे में मेल कैटल की रेलेवेंस वैसे नहीं है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से मिलकर के ओवरऑल स्ट्रे कैटल्स की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। ये यूपी स्पेसिफिक नहीं है, ये थ्रू आउट इंडिया आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में ये एक तो रेलेवेंस खत्म हो गई। दूसरा, आज अगर हम कुकिंग फ्यूल की बात भी करें तो जब से एलपीजी गैस पे बेस्ड ये उज्ज्वला स्कीम इंप्लीमेंट हुई है, कितना बेनिफिट हुआ है हेल्थ वाइज हम समझ सकते हैं। तो क्या फिर से हम इन कैटल्स की रेलेवेंस बनाने के लिए जो काऊ डंग है या फिर काऊ डंग केक है उसकी तरफ मूव करें, जिससे कि हाँ भाई गोबर के आधार पे हम जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइज़र मैन्योर जो होती है, मतलब एक तो खाद और एक होती है केमिकल फर्टिलाइज़र, इन दोनों के बीच में अगर देखिए तो इकोनॉमिक सेंस ज़्यादा अप्लाई करता है, तो ऐसे में केमिकल फर्टिलाइज़र सस्ते में मिल जाते हैं, तो ऐसे में मैन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी रेलेवेंस इतनी नहीं रह जाती है। तो सवाल क्या है कि 7 से 8 साल बाद में जब फीमेल और या मेल कैटल को तो शुरू से ही छोड़ दिया जाता है खुला सांड के तरह, है ना, और दूसरी तरफ फीमेल्स की अगर बात करें तो काउज की, तो उनको भी देखो 7 से 8 साल बाद में छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में टोटल जो पॉपुलेशन है गायों की या फिर टोटल जो कैटल पॉपुलेशन है वो आप मान के चलो यूपी में कितनी अभी हमने देखी, लगभग 19 मिलियन, उसमें से 15% हर साल ऐड होते रहते हैं। इसका मतलब आप मान के चलो 2.9 मिलियन जो है वो सरप्लस एनिमल्स अवेलेबल होते हैं। इससे क्या है कि हर साल लगातार स्ट्रे कैटल्स की पॉपुलेशन वहाँ बढ़ती चली जाती है। अब इससे नुकसान क्या है? सबसे पहला नुकसान तो ये कि स्ट्रीट्स में आप देखते हो किस तरीके से ये वायलेंट एक्टिविटी कर देते हैं। कई बार सांड जो है वो वायलेंट हो जाते हैं, फिर लोगों को भी डैमेज पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये उन्हीं खेतों में जाकर के, मतलब जिस किसान के पास में जो गाय रही थी उस गाय को 7 से 8 साल रखने के बाद में उस किसान ने छोड़ दिया जंगल में या फ्रीली, तो वो गाय वापस से कहाँ जाएगी? उस फार्मर के खेत की तरफ ही जाएगी, तो उसकी खड़ी हुई फसल है उसको भी बर्बाद कर देती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी शो नहीं करती है। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? अब सोल्यूशन कुछ हैं तो उनको हमें देखना ज़रूरी है, जिसमें एक तो ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि गौशालाएँ खोल दी जाएँ, ठीक है। तो राइटर जो है, एडिटर, उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे क्राइसिस है। फॉर एग्जांपल स्कूल की रिक्वायरमेंट या हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट, उनके लिए हमें पैसा ज़्यादा खर्च करना चाहिए बजाय कि गौशालाओं के। हाँ बेशक गौशालाएं भी खोलनी चाहिए, पर वही चीज़ है कि गौशालाओं में आप
उन पर्टिकुलर ब्रीड्स को रखो जो हमारी नेटिव हैं, ठीक है ना। नेटिव का मतलब जो इंडिजीनस ब्रीड्स है ना गायों की, वो तो हम रखें, या इसके अलावा जो बची हुई क्रॉस ब्रीडिंग है जिसमें मान लो कि हॉलिस्टीन फ्राइशन जर्सी या फिर दूसरी कोई फॉरेन ब्रीड का जिसमें कंटेंट है, या तो वो फॉरेन ब्रीड की गाय है या उसमें फॉरेन ब्रीड का क्रॉस कराया हुआ वो गाय है, तो उनका आप कह सकते हो कि उनके लिए आप कह सकते हो कि स्लॉटिंग अलाउ कर दे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हम जो होली स्टेटस देके चलते हैं वो हमारी इंडिजिनस काउज को देके चलते हैं कि हमारी जो नेटिव गाय हैं उनको, तो उनके लिए आप गौशालाएं खुलवा दो। तो एक तो सजेशन राइटर ये दे रहे हैं। दूसरा फिर इसके अलावा अगर देखें तो केवल यूपी से एक ये स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है कि मेल कैटल्स हैं उनका अभी कोई यूटिलिटी है नहीं, जो सांड होते हैं उनको, तो उनको भी मैनेज प्रॉपर इसी वे में किया जा सकता है। अब मेल कैटल्स को अगर बोले गांव गौशालाओं में ले जाकर के रखा जाए तो बोलो वो भी कहीं ना कहीं वायबल नहीं है, कारण कि एक गाय के कंपैरिजन में मेल कैटल जो होता है ना सांड, वो ज़्यादा कंज्यूम करता है। अब कंज्यूम भी ज़्यादा कर रहा है और प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा जो देसी गायें हैं या फिर जो बफेलोज हैं उनकी मिल्क यील्डिंग को हमने राइज करने के लिए जो क्रॉस ब्रीड्स तैयार की थी, या फिर जो क्रॉस ब्रीड्स अब अभी 7 से 8 साल पुरानी हो चुकी है गायें, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस भी दिए हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने देखी, तो ये आप बता सकते हो। बस वही चीज़ है कि हाँ यहाँ पर ये होली स्टेटस वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया है यहाँ पर एडिटर ने अपने हिसाब से कि भाई इंडिजीनस देसी गायें होती है ना, हम उनको पूजा के हिसाब से मानते हैं, राइट, क्योंकि उनकी जो खुद की वो पर्पज़ है, मेडिसिनल पर्पज़ हो सारे जो होते हैं हमारे, या हमारी रेलेवेंस रही है हमेशा से, तो वो एक है। बाकी जो है क्रॉस ब्रीड या फिर जो फॉरेन ब्रीड्स, उनको हम इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये राइटर ने अपनी तरफ से बताया, एडिटर ने अपनी तरफ से सजेशन दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रॉम यूक्रेन टू यूपी। अशोक गुलाटी जी के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। टू द पॉइंट बात करेंगे कि अभी लड़ाई हुई, रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन को, और इस लड़ाई में एक कारण था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता था और इसकी वजह से रशिया नाराज था। अब जाकर के यूक्रेन जब पूरा बर्बाद हो गया है, तब यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ठीक है, वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो ये कह रहे हैं कि अब हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये, तो इस तरीके से यूक्रेन तो है वो तो सरेंडर करने या अपनी जो क्लेम थी उनको रोकने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज में यूरोप या फिर यूएसए की बात करें तो वो व्लादिमीर पुतिन को जो है वो नाक रगड़वाना चाहते हैं कि भाई तू इतना झुक जा कि फिर अगली बार तू मुंह उठाने से पहले सोचे। तीसरी तरफ चाइना, उसने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, चाहे पूरी दुनिया रशिया के अगेंस्ट में चली जाए हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो ऐसे में इंडिया के लिए और नेटो कंट्रीज के लिए टेंशन ज़्यादा है, कारण कि मेन हेडेक है ना वो है चाइना। अब चाइना तो हो गया साइड में, इस पर तो इतना फोकस रहा नहीं, और जबकि देखा जाए तो रशिया जो है वो आगे आ गया। तो ऐसे में ये डिवास्टेटिंग जो वॉर चल रहा है इसके साइड इफेक्ट्स हमने देखे, उनमें से एक साइड इफेक्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन, और वो इम्पैक्ट है क्रूड ऑयल, गैस प्राइस, ये तो हमने देख ली। आज गेहूं की बात करते हैं, गेहूं के बारे में भी हमने देखा था कि रशिया और यूक्रेन दोनों मिलकर के लगभग एक साल में 50 से 55 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं है वो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, ये एक्सपोर्ट है ये। तो ये सप्लाई भी रुकी हुई है अभी। अब देखो कि इसका रिजल्ट क्या है। यूएसए में पर टन गेहूं का भाव हो चुका है $525, जो कि इस युद्ध से पहले 3 जनवरी 2022 को कितना था, केवल 275 से $280 पर टन, जो कि आप देख सकते हो डबल हो गया है। दूसरी तरफ अगर देखो ऑस्ट्रेलिया में भी भाव बढ़ गए हैं, अर्जेंटीना में भी, कनाडा में भी ये, और इसकी वजह क्या है, दोनों कंट्रीज जो मेन सप्लायर्स थे उनकी तरफ से सप्लाई रुक गई। तो ऐसे में इंडिया के पास में अपॉर्चुनिटी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उनके पास में अप्रूव्ड बफर कितना है कि हाँ एफसीआई जो है वो अपने पास में कितना गेहूं एक साथ इकट्ठा करके रख सकता है, तो वो अप्रूव्ड बफर है दैट इज 7.46 मिलियन मेट्रिक टन, बट एक्चुअल में है कितना उनके पास में 23.4 मिलियन मेट्रिक टन। इसका मतलब एक्सेस में है। तो इंडिया इजीली 15 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। जो सप्लाई शॉर्टेज आई है ना मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा,
हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो क्रूड ऑयल के लिए जो पैसा आप देना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी भी तो महंगाई बढ़ गई है, तो उसको हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। गेहूं बेच करके ज़्यादा पैसा कमाओ और ज़्यादा पैसा हमें मजबूरन पे करना पड़ेगा क्रूड ऑयल के लिए, पर कम से कम हमारे पॉकेट्स पे तो असर नहीं आएगा ना, कि भाई हमने भी चीज़ महंगी बेच दी अगर महंगाई चल रही थी, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे में एक तो ये, इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट प्राइसेस हैं उनको डीरेगुलेट कर देना चाहिए। डीरेगुलेट का मतलब ये हो गया कि आपने एमएसपी तो डिक्लेयर कर ही दी, अब प्राइवेट सेक्टर को वहां पर आने का मौका दिया जाए कि हाँ भाई प्राइवेट सेक्टर है वो आए और खरीदारी करके और उस माल को, जो भी गेहूं है उसको ले जा करके एक्सपोर्ट कर दे। इससे क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। जिस तरीके के भाव हमने इंटरनेशनली देखे कि किस तरीके से अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इनमें डबल भाव हो चुके हैं गेहूं के, तो बोलो उसका फायदा हम प्राइवेट सेक्टर के थ्रू इंडिया में उठा सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में इलेक्शंस पे आ जाते हैं। इलेक्शन का बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। अब फिर आगे बात करें तो राइटर ये कह रहे हैं कि यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। अगर हम देखें इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं यूपी से प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद में पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर भी बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इस चीज़ के लिए अपना काम करना होगा और ये चीज़ फिक्स ज़रूर कर दे। एक तो ये कि मंडियों में मान लो कि बेचने के लिए अगर जाते हैं फार्मर्स, देखो फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को अपना जो टारगेट है उसको रिड्यूस करना होगा। पहला तो कि भाई प्रोक्योरमेंट कितना करना है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जाए। एक तो टारगेट रिड्यूस होगा तो मार्केट में सप्लाई होगी, तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो खरीद पाएंगे और उसको फिर बाद में एक्सपोर्ट करना पॉसिबल होगा। दूसरा, जो फार्मर्स को हम बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं वो कैसे पहुंच सकता है कि एफसीआई जो है वो प्रोक्योरमेंट के टाइम पे जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को एमएसपी के साथ में ऐड करके फिर बाद में, मतलब एमएसपी के एक परसेंट के तौर पे कलेक्ट करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है। ठीक है ना, तो ऐसे में सभी स्टेट को ये कह दिया जाए कि भाई एमएसपी जितनी है उसका 3% से ज़्यादा आप टैक्स, फीस इनके तौर पे इससे ज़्यादा नहीं लोगे। जबकि पंजाब में कितना चल रहा है, जितना एमएसपी डिक्लेयर की जाती है ना उसका लगभग 8.5% तक मंडी फीस, सेस या आड़तिया कमीशन इस तरीके से लिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो बोले इसको रिड्यूस करके 3% तक लाया जाए। इससे क्या होगा, फार्मर्स पे बर्डन नहीं आएगा और फिर जब मार्केट में चीप प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे फार्मर्स को फ़ायदा होते हुए, तो उसको बोले एक्सपोर्ट करने में हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्यों, इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़े हुए हैं, तो हम थोड़ा सा सस्ता बेचेंगे ना तो लोग जल्दी से हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे और साथ में हमारे लिए बेनिफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो बोले शुरुआत जो है ये अभी की जा सकती है, मौका अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे में पीडीएस बेनिफिशियरीज हैं उनको भी हम थोड़ा करेक्शन की तरफ ला सकते हैं। कैसे कि उनको एमएसपी जो डिक्लेयर की जा रही है सरकार के द्वारा वीट के लिए, उसके साथ में उनको 20% एडिशनल कैश ट्रांसफर दे दिया जाए, तो वो भी क्या है मार्केट में जाकर के और खरीद के ला पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एक फ्री फ्लो मार्केट फोर्स है वो काम करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि जो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फूड का, ये जो हम देते ना फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में, तो उनको सीधा पैसा ट्रांसफर कर दो। इससे बेनिफिट ये होगा कि उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी एफसीआई के ऊपर बर्डन रहेगा उससे, क्योंकि एफसीआई जो है वो प्रोक्योरमेंट टारगेट भी अपना थोड़ा सा रिड्यूस कर लेगा क्योंकि बफर ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो उससे ये होगा कि एक तो एफसीआई की मेंटेनेंस कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, दूसरी मार्केट में गेहूं का सर्कुलेशन है वो राइज हो जाएगा, और तीसरा अगर जो बेनिफिशियरीज है जिनको एफसीआई के लिए हमने तैयार, एफसीआई को जिसके लिए तैयार कर रखा है कि हाँ जी आपको सप्लाई करनी है गेहूँ की, चावल की, इनकी, तो उन लोगों को बेनिफिट मतलब सीधा आप पैसा दे दोगे तो वो मार्केट में कहीं से भी खरीद के गेहूँ खा सकते हैं। समझ गए? तो इस केस में क्या है कि एक तो हो जाएगा एफसीआई पे बर्डन कम, एक फार्मर के पास, एक जो कंज्यूमर है या फिर जो भी पीडीएस बेनिफिशियरी उसको ऑटोनॉमी मिलेगी, मन में आए जो चीज़ खरीदेगा खा सकेगा। और तीसरी चीज़ एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन को भी हम प्रमोट कर पाएंगे जिससे कि फार्मर को और बेनिफिट हो कि भाई वीट प्रोडक्शन पे ज़्यादा ना रिलाई करते हुए आप दूसरी क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि अब तो सारा का सारा मार्केट फोर्स काम करने लग गया। तो बोला इससे क्या है फार्मर्स को और कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ ये बताई जा रही है अशोक गुलाटी जी के द्वारा। तो यूक्रेन का इफेक्ट एग्रीकल्चर तक हम ले आए हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है एन अवॉइडेबल बैटल, आर्टिकल को लिखा है अरुण साहनी जी ने। देखो रशिया ने जो कुछ किया है वो हमें क्लियर है ही, नेटो की एक्सपेंशन को चाहता नहीं था रशिया। अब नेटो की एक्सपेंशन को रोकने के लिए यूक्रेन ने भी कमिट कर दिया कि हाँ जी हम नेटो के मेंबर नहीं बनेंगे, पर हमें कैसे भी करके अब ये ख़त्म करनी है लड़ाई। पर वही चीज़ है कि अब यूएस और वेस्ट है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि व्लादिमीर पुतिन आगे फिर से उठ सके, इसलिए वो लगातार सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है 2014 में, जब रशिया ने ग्रैब किया क्रीमिया को। और उस टाइम पर आप देख सकते हो कि उस टाइम पर भी सैंक्शंस लगाए गए थे पर कोई आउटकम मिला नहीं। अब यूक्रेन में जो डॉनबेस रीजन है जहां पर सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी काम कर रही है जो कि प्रो रशियन है, वो रशिया के साथ मर्ज होना चाहती है, उसको रोकने की यूक्रेन ने पूरी कोशिशें की। अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ गया युद्ध के तौर पे। तो अब देखो बात ऐसी है, ना तो वेस्ट या ना तो यूएस चाहता है ना नेटो चाहता है कि रशिया फिर से उठ खड़ा हो, ठीक है। तो इस केस में अभी का जो बिहेवियर निकल के आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनका फोकस केवल और केवल रशिया हो गया है, जबकि मेन कल्प्रिट जो है वो है चाइना। आज अगर देखें तो रशिया की जो कंसर्न्स हैं वो हमेशा से रहे हैं, जब से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, कि नेटो को अब खत्म कर दो, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि कोल्ड वॉर एरा का है ये। तो ऐसे में नेटो को खत्म कर दिया जाए तो ठीक रहे। पर नेटो ने भी क्या किया अपनी तरफ से कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, मतलब यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो छोटे छोटे कंट्रीज थे उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया जिसको CIS बोला गया, जिनमें से एक तो जॉर्जिया है, एक यूक्रेन जो कि पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे। इन दोनों को मेंबर बनाने के लिए नेटो उत्सुक है पूरा का पूरा, और उसी चीज के चलते ये युद्ध भी शुरू हो गया, जो कि अवॉइड किया जा सकता था रशिया के कंसर्न्स को अगर पहले एड्रेस किया जाता तो। पर वही चीज़ है कि आज जो है कोल्ड वॉर वाली स्ट्रेटेजी में रशिया पे तो हो गया फोकस, पर चाइना जो है वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड अपनी और प्रमोशन कर लेगा। इसके अलावा और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो जर्मनी और जापान ने भी अपना मिलिटराइजेशन का बढ़ावा देने की बात कर दी कि हम जो है हमारा खुद का कैपेबल सिस्टम तैयार करेंगे, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। वही चीज़ है कि वो भी आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, सही है ना। इसके आगे जो यूएस के अगेंस्ट में चाइना, रशिया, टर्की, ईरान का जो नेक्सस है ना, ये भी एक बहुत बड़ी क्लैरिटी के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है। तो इस केस में ये जो छोटे कंट्रीज जैसे ताइवान, जापान, है ना, साउथ कोरिया, ये भी अलर्ट हो गए हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ हमारे लिए तैयार करना होगा, क्योंकि यूएसए का नाम लेकर के अगर कोई भी कंट्री हमारे ऊपर अटैक करता है जिसमें चाइना या रशिया मेन है, तो बोला हमें कहीं ना कहीं डिफेंड करने का तो चाहिए ना, ठीक है। चाइना जो है वो साइलेंटली 2004 से लेकर अभी तक एक चीज पे ध्यान दे रहा है कि कैसे भी अपनी खुद की जो एक पावर है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि वो एक वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, वर्ल्ड पावर बनना चाहता है, और अब कहीं ना कहीं अब साबित भी हो रही है ये चीज। तो एक वक्त था जब चाइना की इकोनॉमी साइलेंटली राइज कर रही थी, उस टाइम पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आज भी फिर से रशिया पे जब डाइवर्जन हो रहा है तो उस केस में चाइना अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाए चले जा रहा है, ठीक है। पहले की मतलब वो था कि चाइना का जो मेन फोकस था वो ये विनिंग लोकल वॉर्स इन कंडीशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो 1993 में थी, और अब सिचुएशन क्या है, विनिंग लोकल वॉर्स कंडीशन ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इनफॉर्मेशनाइजेशन, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक नरेशन क्रिएट करते हुए चाइना लगातार अपनी ग्रैब बढ़ाते चला जा रहा है, ठीक है। इसके आगे राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि वल्नरेबिलिटीज कम नहीं है। साउथ चाइना सी की बात कर लो, ईस्ट चाइना सी की बात कर लो, टेरिटोरियल जो कंट्रीज है जिनकी बॉर्डर शेयर होती है जैसे इंडिया जैसे कंट्रीज है, इनको रिस्क पूरा है। और जिस तरीके से चाइना ने रशिया को सपोर्ट दिया है ना, तो इसमें चाइना और रशिया की जो एक जुगलबंदी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होकर के निकलेगी, जो कि हमारे लिए चैलेंजिंग साबित हो सकती है। तो हमें पूरी दुनिया को ये समझना होगा कि रशिया एक्चुअल में मेन इशू नहीं है, जो इशू है वो आप उसको इग्नोर कर रहे हो। और यही चीज़ जहाँ तक है आपको ध्यान होगी, जर्मनी के एम्बेसडर इंडिया में और जर्मनी के कुछ स्कॉलर्स ने या कुछ एमपीज थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने वहाँ पर कहा भी था कि बोला हम रशिया के चक्कर में फालतू फंस रहे हैं, प्रॉब्लम जो है मेन वो चाइना की है। तो ऐसे में देखो हमें भी इससे क्या लर्निंग मिल रही है कि हमें खुद से खुद की कैपेबिलिटीज़ डेवलप करनी होगी। हम यूएस या किसी दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो आएगा और हमें डिफेंड करेगा, ठीक है।
हमें भी आत्मनिर्भरता हर एक डायमेंशन में तैयार करनी होगी, तब जाकर के चाइना जैसी प्रॉब्लम को हम हैंडल कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है देखो हिंदू का, जिसमें यह है अनगाइडेड मिसाइल ऑन अ माल फंक्शन एंड पाकिस्तान प्रोब डिमांड। देखो ये चीज़ हम इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बताया कि अंबाला से एक मिसाइल ने टेक ऑफ किया और वो फिर बाद में मिसगाइड होकर के माल फंक्शन होती हुई फिर बाद में और पाकिस्तान में आकर के स्ट्राइक करती है। वैसे तो कोई मानहानि मतलब किसी मतलब थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर हाँ किसी की लाइव नहीं गई है। पर एक चीज़ है ये टेंशन कितना राइज कर सकती थी, वो राइज टेंशन होने का स्कोप था वो कहीं ना कहीं हैंडल रहा। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से ये आया है कि भाई हम जो है एक कंबाइंड दोनों साथ मिल करके इन्वेस्टिगेट करें, या फिर इंटरनेशनल प्रोबिंग होनी चाहिए कि जिस तरीके से इंडिया में जो वेपन है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। देखो इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम एक ऐसे कंट्री के तौर पे चल रहे हैं जो कि अपनी एक खुद की रेपुटेशन बना के चलता है। हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन है पर हम रिस्ट्रेंट बरतते हैं, हम जल्दबाजी नहीं दिखाते, हम किसी को डराते नहीं हैं। तो इस केस में क्या है कि हमने डेटरेंस क्रिएट किया हुआ है, तो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पे हमारी इमेज बनी हुई है। तो वो चीज़ अगर यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लाना चाहते हैं हम, तो उस केस में हमें कहीं ना कहीं ये हमारी जो टेक्नोलॉजिकल वीकनेसेस है जिसके चलते अभी ये मिसाइल प्रॉब्लम हो गई। और 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में आपको पता है कि एक फाइटर जेट है उसको मार गिराया गया था, फिर बोला गया था कि पाकिस्तान का फाइटर जेट था, पर फिर बाद में पता पड़ा कि वो हमारा ही फाइटर जेट था जिसमें एक तो पायलट जो उसको उड़ा रहा था उसकी डेथ हो गई थी, और साथ में उसका जो मलबा जो है वो आकर के जब नीचे गिरा तो एक सिविलियन की भी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में इंडिया पर एक तरीके से डाउट के जो हैं वो क्वेश्चंस रेज होते हैं ना, तो वो फिर हमारी कैपेबिलिटीज़ को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल देते हैं। तो इसके लिए हमें खुद को एक कहते हैं ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो कॉन्फिडेंस है कि रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है इंडिया, तो वो चीज़ हमें कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो कमियां हैं उनको करेक्ट जल्दी से जल्दी करना चाहिए सही तरीके से। ठीक है, फिर इसके आगे ये बता ही दिया था कि पाकिस्तान ने जो क्लेम दिया वो ये कि लगभग हमारी टेरिटरी में इंटरनेशनल जो लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उससे 124 किलोमीटर अंदर आकर के और फिर स्ट्राइक किया है। तो ऐसे में कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल थी, क्योंकि ये जो फ्लाइट बताई गई है, स्पेसिफिकेशन बताया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि 40,000 फीट की हाइट पे उड़ रही थी। ठीक है, और मतलब ओवरऑल रेंज और वो सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन पेज पे कवर कर ली थी। तो बोला ऐसे में ये आकर के स्ट्राइक करती है तो ब्रह्मोस मिसाइल लगती है, जो कि रशिया और इंडिया ने कोलैबोरेशन में डेवलप की है। इसके अलावा मिसाइल अगर रिजीम की बात करें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो है MTCR, उसका मेंबर देखो इंडिया 2016 में बन गया था। इंडिया को एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर के तौर पे ऑब्जर्व किया गया, तब जाकर के ये मेंबरशिप मिली है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी में इंडिया है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो इस केस में हम इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हुए देख सकते हैं। तो हमारे पास में जो मिसाइल सिस्टम है उसको प्रॉपर रेगुलेशन की ज़रूरत है, इस तरीके के एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने की ज़रूरत है। और ऐसा ही फरवरी 2019 वाला जब इंसिडेंट मैंने बताया था MI-17 जिसमें एक फाइटर जेट उड़ाते हुए जो एयरफोर्स पर्सनल है उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में फिर देखा था कि वो जो मिसाइल जो फाइटर जेट था उसको मार गिराने में हमारी ही एयरफोर्स ने मिसाइल अटैक की थी। ठीक है, स्पाइडर सरफेस एयर टू मिसाइल सिस्टम, इजराइल में बनी हुई ये मिसाइल है जिसका नाम है स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल, और उसने हमारे फाइटर जेट को उड़ा दिया था। तो ऐसे में ये डाउट क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को तो चाहिए ही मौके हैं, और ऐसे मौके पे वो बिल्कुल चौके लगाएंगे। तो इस केस में हमें कैसे भी करके हमारे जो टारगेट्स हैं वो तो अचीव करना ही है, बट ये जो डाउट्स क्रिएट करने वाले मौके मिल रहे हैं ना पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ को, वो नहीं मिलने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट था, कुछ एक दो एडिशनल चीज़ें थी जो कि हमने इंडियन एक्सप्रेस में नहीं कवर की थी, वो हमने देख लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।